साल 2030 में सूरज और हमारा चांद मिलकर पृथ्वी पर कुछ ऐसे फोर्सेस भेजने वाले हैं जिसके कारण पृथ्वी की दुर्दशा होने वाली है। आपने एस्ट्रोलॉजी में केतु काल के बारे में तो सुना होगा, जो कि एक नेगेटिव टाइम पीरियड होती है और जिस टाइम पीरियड में इस पूरी दुनिया में एक बहुत ही बड़ा खतरा मंडरा रहा होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार साल 2030 के पीरियड में भी ऐसा ही एक केतु काल आने वाला है एंड साइंटिफिकली ये करेक्ट है। उसे जानने से पहले ये देखो, साल 2015 के यूएस की नेशनल वेदर सर्विस की इस रिपोर्ट पर नजर डालिए। 1 से लेकर 5 अक्टूबर के अमेरिका के साउथ कैरोलिना में हिस्टोरिक फ्लड्स आए थे, जब 15 से 20 इंचेस तक बारिश हो गई थी और बहामास के आसपास भी जाओक्विन नाम का हरिकेन आ गया था। इस दौरान करीब 34 लोगों की जान चली गई थी और $200 मिलियन का नुकसान हुआ था। नवंबर 2015 से मार्च 2016 के बीच ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड में भी हमें ऐसे ही खतरनाक फ्लड्स देखने को मिले, जो हेवी रेनफॉल का नतीजा था। जानते हो इस दौरान ह्यूमंस को कितना नुकसान हुआ था? वेल, एसोसिएशन ऑफ ब्रिटिश इंश्योरर्स यानी कि ABI के एस्टिमेट्स की माने तो इस इंसिडेंट में ब्रिटेन को $1.9 बिलियन का नुकसान हुआ था। द गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार ये यूके में आई आज तक की सबसे मैसिव फ्लड्स थी। ऑक्सफोर्ड एकेडमिक्स की वेबसाइट पर मौजूद इस आर्टिकल में तो धरती की नेविगेशन सैटेलाइट्स की ऑर्बिट में आए केओस का कारण सीधे सीधे चांद के मोशन को माना गया है। जी हाँ, साल 2015 और 2017 में हुए इस डिवास्टेटिंग इवेंट्स के पीछे हाथ था राहु और केतु एज नोन एज लूनार नोड्स का। अब साल 2030 के दशक में ये एक बार फिर से लौटने वाला है और वैज्ञानिकों की माने तो ये धरती का अंत भी हो सकता है। लेकिन आखिर कैसे? वेल, इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि आखिर ये लूनार नोड्स होते क्या है। वेल, जैसा कि आप जानते ही होंगे, हमारे मून को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27.3 डेज का समय लगता है। वहीं पृथ्वी सूरज के अराउंड एक चक्कर 365 दिनों में पूरा करती है। पर ये दोनों ही सेलेस्टियल बॉडीज ना सेम प्लेन पर लाई नहीं करती। पृथ्वी सूरज को जिस प्लेन पर ऑर्बिट करती है ना, उसे इलिप्टिकल प्लेन कहते हैं, जबकि मून पृथ्वी को जिस प्लेन पर ऑर्बिट करती है उसमें और इलिप्टिक प्लेन के बीच 5 डिग्रीज का डिफरेंस होता है। मतलब पृथ्वी के अराउंड मून की ऑर्बिट कुछ इस तरह की होती है। अब यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि मून जो है ना, वो अपनी एक ऑर्बिट में इलिप्टिक प्लेन के साथ 2 बार क्रॉस ओवर करता है। इन्हें नॉर्थ लूनार नोड और साउथ लूनार नोड कहते हैं और इंडियन एस्ट्रोलॉजी में इन्हें ही राहु और केतु का नाम दिया गया है। यही दोनों नोड्स इंसानों के लिए बड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी करते आए हैं और आने वाले सालों में नेक्स्ट लेवल का डिस्ट्रक्शन करने वाले हैं। पर सवाल आता है कि आखिर इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? वेल, देखो, इस सवाल का जवाब टाइड्स के कॉन्सेप्ट में छिपा हुआ है, जो पृथ्वी पर मून के इन्फ्लुएंस के कारण ही आती है। अब देखो, चांद अपनी ऑर्बिट में धरती के किसी एक हिस्से के करीब में होता है और उसका पूरा ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस भी उसी हिस्से पर लगता है। अब ऐसे में मून इस वाले हिस्से के ओशियंस का लेवल इंक्रीज कर देता है और यहाँ पर एक बल्ज क्रिएट हो जाता है। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण पृथ्वी की जस्ट ऑपोजिट साइड पर भी हमें ऐसा ही बल्ज देखने को मिलता है। इन बल्जेस को हम हाई टाइड्स कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस दौरान ओशियंस में काफी ऊंची ऊंची लहरें उठती है। वहीं पृथ्वी के दूसरे पार्ट्स में इस दौरान लो टाइड्स देखने को मिलता है। अब ये तो हुआ लूनार टाइड्स का बेसिक सा कॉन्सेप्ट, पर टाइड्स सिर्फ मून ही नहीं बनाता, बल्कि पृथ्वी पर सूरज के कारण भी टाइड्स आती है, जिसे हम सोलार टाइड्स कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमारा मून हमारे काफी करीब है, तो लूनार टाइड्स सोलार टाइड्स के कंपैरिजन में 2 गुना ज्यादा पावरफुल होती है। हालांकि जब मून अपनी ऑर्बिट में इनमें से किसी एक नोड पर मौजूद होता है ना, तब वो पृथ्वी और सूरज के साथ सेम प्लेन पर आ जाता है और इस दौरान हमें पृथ्वी पर दोनों टाइड्स का इंपैक्ट एक साथ देखने को मिलता है। इस दौरान आने वाली टाइड्स नॉर्मल टाइड से काफी स्ट्रॉन्ग होती है, जिन्हें स्प्रिंग टाइड्स कहा जाता है। अब देखो, ये कोई रेयर इवेंट नहीं है और हर साल 24 से 25 बार तो स्प्रिंग टाइड्स आती ही रहती है। पर इंसानों के लिए ये खतरनाक तब हो जाती है जब मून अपने नोड्स पर पृथ्वी और सूरज के साथ एक स्ट्रेट लाइन में आ जाता है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि इस दौरान पृथ्वी एक ही समय पर लूनार और सोलार दोनों टाइड्स का सामना कर रही होती है, जिससे फ्लड्स आने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और हमारे प्लैनेट पर सडन वेदर चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब देखो, ऐसा हर 18.6 ईयर्स के बाद देखने को मिलता है और इसे लूनार नोडल साइकिल या राहु केतु काल कहते हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में भी राहु केतु काल को अपशगुन माना गया है
और इस दौरान कोई भी शुभ काम शुरू करने से मना किया जाता है। अब ये टाइम पीरियड कितना खतरनाक हो सकता है, इसका एक एग्जांपल हम साल 2015 में देख चुके हैं और हर लूनार नोड साइकिल का अंत ऐसे ही तबाही के साथ में होता है। पर अगली बार ना ये सिर्फ तबाही नहीं लाएगा, बल्कि हमें तबाही प्रो मैक्स देखने को मिलने वाला है। साल 2022 में आई इस रिपोर्ट के अनुसार 20th सेंचुरी के अंत तक ग्लोबल सी लेवल के राइज की जो रफ्तार 0.06 इंचेस पर ईयर हुआ करती थी ना, वो साल 2015 तक 0.14 इंचेस पर ईयर हो चुकी है, मतलब कि डबल से भी ज्यादा। और अगर हम 1993 के सी लेवल को साल 2022 से कंपेयर करें तो ये 4 इंचेस से भी ज्यादा बढ़ चुका है, जो ह्यूमन हिस्ट्री का ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड है। अब दोस्तों, इंडिया टुडे में पब्लिश्ड यह आर्टिकल तो साल 2030 तक दुनिया के 6 शहरों को पानी में डूब जाने का दावा भी कर रहा है, जिसमें मियामी, बैंकॉक, एम्स्टर्डम, बासरा, जॉर्ज टाउन और हो ची मिन सिटी शामिल है। वहीं मीडियम का यह आर्टिकल तो इसमें कोलकाता, टोक्यो और सांघाई जैसे देशों को भी ऐड कर रहा है। अब देखो, रियलिटी बोलूं ना तो ग्लोबल सी लेवल में आते इस राइज का सबसे ज्यादा नुकसान कोस्टल सिटीज को ही होने वाला है और सिर्फ एशिया में करीब 1.5 करोड़ लोगों को इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट झेलने को मिलेगा। आपने रिसेंटली मालदीव्स के बारे में भी काफी कुछ सुना होगा। मालदीव्स एक आइलैंड कंट्री है और ऐसा कहा जाता है कि साल 2030 तक मालदीव्स पूरी तरह से धरती से गायब हो जाएगी और ये पहली ऐसी कंट्री बनेगी जो कि इस पृथ्वी से पूरी तरह गायब हो जाएगी। और इसका रीजन क्या है आप ये समझ ही सकते हो, ये बढ़ती हुई सी लेवल। वैसे मालदीव और लक्षद्वीप के कंट्रोवर्सी के बारे में जानना है तो आप हमारे इस वाले वीडियो को जाकर देख सकते हो, लिंक ऊपर आई के बटन पर मिल जाएगा। और हाँ, हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अब जरा सोचो कि जब ग्लोबल सी लेवल के इस राइज के साथ लूनार नोडल साइकिल का इफेक्ट टीम बना लेगा तो समुद्र में कितनी खतरनाक लहरें उठने वाली है और इनका रिजल्ट क्या होने वाला है। देखो, नासा की जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी के इस रिपोर्ट के अनुसार मिड 2030s में जब लूनार नोडल साइकिल कंप्लीट होगी तब अमेरिका के कई कोस्टल सिटीज और हवाई और गुआम जैसे आइलैंड्स पर मैसिव फ्लडिंग देखने को मिलेगी और तबाही का मंजर बेहद ही खतरनाक होगा। सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में हमें ऐसे ही नजारे दिखाई देंगे जहां कोस्टल सिटीज का इंफ्रास्ट्रक्चर तहस नहस हो जाने वाला है। लोगों के घर तबाह हो जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी का नेटवर्क बर्बाद हो जाएगा, क्लीन वाटर का सप्लाई सिस्टम डैमेज होगा, यहां रहने वाले इंसानों की पूरी फूड चेन बदल जाएगी। शहर में पानी भर जाने के कारण लोगों के बीच हेपेटाइटिस ए, कोलेरा, डाइसेंट्री जैसे वाटर बोर्न डिजीज फैलेंगी और मॉस्किटोज के नंबर बढ़ने के साथ साथ मलेरिया का खतरा भी बढ़ जाएगा। और देखो, ये सिर्फ मिड 2030s की बात नहीं है। हर 18.6 इयर्स के बाद जब भी लूनार नोडल साइकिल कंप्लीट होगी तब पिछली बार के कंपैरिजन में 4 गुना ज्यादा तबाही देखने को मिलेगी। इन शॉर्ट, अगर आप कोई सी फेसिंग बंगलो लेने की सोच रहे हो ना तो अभी प्लान ड्रॉप कर दो, क्योंकि आने वाले समय में यहाँ कोई रहना भी नहीं चाहेगा और इंश्योरेंस कंपनीज तो आपको इंश्योरेंस देने से भी पीछे हट जाएंगी, क्योंकि ये एक्ट ऑफ गॉड है। अब जरा इस रिसर्च पेपर पर नजर डालिए जिसे इलिया रोशलिन ने लिखा है। इसके अनुसार लूनार नोडल साइकिल के दौरान आने वाली टाइड्स सॉल्ट मार्शेस को भी बाढ़ में डुबा देने वाली है। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि सॉल्ट मार्शेस कोस्टल एरियाज पर मौजूद वेटलैंड्स होते हैं जहाँ हाई टाइड्स के दौरान पानी भर जाता है। ये समुद्र की ओर से आने वाले फ्लड्स की स्पीड को कम करते हैं और 75% कोस्टल फिशरीज स्पीसीज जैसे क्रैब, श्रिम्प वगैरह वगैरह भी अपने खाने से लेकर शेल्टर के लिए इन्हीं सॉल्ट मार्शेस पर डिपेंडेंट होते हैं। अब अगर ये सॉल्ट मार्शेस डूब गया ना तो मरीन फूड चेन्स पर भी गहरा इम्पैक्ट पड़ने वाला है और इंसानों के साथ साथ इन जानवरों की पॉपुलेशन भी काफी सफर करने वाली है। हालांकि देखो, दुनिया की हर चीज के 2 पहलू होते हैं, एक अच्छा और दूसरा बुरा। लूनार नोडल साइकिल की बुराई तो हम बहुत कर चुके हैं, पर इनकी एक अच्छाई भी होती है। सितंबर 2022 में पब्लिश इस रिसर्च पेपर के अनुसार लूनार नोडल साइकिल ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में मैंग्रोव कैनोपी कवर को कंट्रोल करते हैं। मैंग्रोव ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जहां ट्रीज की एवरेज हाइट 9 से लेकर 12 मीटर्स के बीच होती है और ये मैक्सिमम 25 मीटर्स तक जाती है।
ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि लूनार नोडल साइकिल के अंत में जब सारी दुनिया पर फ्लडिंग का खतरा होता है ना, तब ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में पाए जाने वाले मैंग्रोव के इन जंगलों का कैनोपी कवर ज्यादा घना होता है। इसका फायदा ये होता है कि कोस्ट लाइन पर मौजूद ये मैंग्रोव के फॉरेस्ट समुद्र की ओर से आने वाली वेव्स को रोक लेते हैं और हवा को भी काटते हैं, जिससे तूफान बड़ा नहीं हो पाता। इनका सबसे बड़ा एनवायरमेंटल बेनिफिट ये होता है कि मैंग्रोव फॉरेस्ट अपनी साइज के किसी रेन फॉरेस्ट के कंपैरिजन में 4 गुना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर सकते हैं और ये क्लाइमेट चेंज की रफ्तार को भी रेगुलेट करते हैं। मतलब भाई, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हो तो आप लूनार नोडल साइकिल के खतरे से काफी हद तक बचे हुए हो। पर यहाँ पर बाकी दुनिया का क्या? बाकी दुनिया को साल 2030 के दशक में आने वाली इस तबाही से निपटने का तरीका खोजना ही होगा, जिसका एक सिंपल सा सोल्यूशन तो ये है कि हम कोस्टल एरियाज में मैंग्रोव फॉरेस्ट्स लगाएं। हालांकि भारत, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के कुछ इलाकों में जहां टेम्परेचर 35 से 40 के पार चला जाता है, वहां मैंग्रोव फॉरेस्ट लगाना आसान नहीं होता। ऐसे में आज से ही आपको फ्लड्स और समुद्र से आने वाली तबाही के लिए तैयार रहना होगा और जिंदगी की तमाम परेशानियों की लिस्ट में इसे भी ऐड करके चलना होगा। बाकी इसका और क्या क्या सोल्यूशन हो सकता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नाउ आई होप कि हम ह्यूमंस अपनी क्रिएटिविटी और क्यूरियोसिटी के दम पर अगली तबाही के पहले इसका सोल्यूशन खोज ही निकालेंगे। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हो? क्या आपने कभी लूनार नोडल साइकिल के बारे में सुना था? और क्या आपने कभी राहु केतु की स्टोरी को भी सुनी है? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना। दोस्तों, अगर आप नए हो इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।